आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये महा मैराथन क्लास है। इसमें हम आप लोगों को वैसे ही प्रश्नों को पढ़ाएंगे जो निश्चित रूप से आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। धन्यवाद। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युगीन से। कांस्य युगीन ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी ध्यान रखिएगा, जैन परंपरा में, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जो कि पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जबकि अंतिम तीर्थंकर वो 24वें तीर्थंकर थे, वो महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? जो देश में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, महाबोधि मंदिर जो बौद्ध मंदिर है ये बिहार में स्थित है, बिहार के बोध गया में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों से किस एक का शासन था? यानी कि सिकंदर ने जिस समय आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत के में किस वंश का शासन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, तो वो ध्यान रखिएगा, वो नंद वंश थे। उस समय किस वंश का शासन था? नंद वंश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक में स्थित है, और यही श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में है, पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र के जो लेखक है वो विष्णु शर्मा है, और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में है, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु 6 से 6 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु ने दोस्तों 6 से 6 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। याद रखिएगा, 6 से 6 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर हर्षवर्धन बैठा था, और हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था। 647 ईस्वी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में है, नालंदा कहाँ पर स्थित है? नालंदा, तो नालंदा बिहार में स्थित है। नालंदा ये फेमस है बौद्ध भिक्षु के लिए। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ये ऑप्शन नंबर डी बिहार सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 में है, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार का निर्माण करवाया था? यानी कि किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीन के विशाल दीवार का निर्माण करवाया था? उस शासक का नाम बताने, तो ध्यान रखिएगा, सी हुआंगटी। सी हुआंगटी ने 220 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार का निर्माण करवाया था। सी हुआंगटी ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था? कंबोडिया, तो ये याद रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। और कंबोडिया में अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर निर्माण करवाया था? कंबोडिया में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर सवाल में है, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार है अल बरूनी। अल बरूनी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साथ में याद रखिएगा, इसी अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किया है। याद रखिएगा, कौन सी किताब? किताब उल हिंद की रचना इसी अल बरूनी ने किया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 में है,
मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से याद रखिएगा, चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 में है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश, इसी का दूसरा नाम है दास वंश भी। गुलाम वंश का ही दूसरा नाम है दास वंश और इसी का एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, मलवरी वंश। मलवरी, ये गुलाम वंश, ये दास वंश, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 में है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा, शिवाजी ने रायगढ़ पे अपना जो राज्याभिषेक कराया था वो कराया था 1674 में। याद रखिएगा कब करवाया था अपना राज्याभिषेक? 1674 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में, बाबर ने तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ध्यान रखिएगा, बाबर की आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक-ए-बाबरी। इसी को बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक सवाल याद रखिएगा, पूरे मुगल काल में दो ऐसे शासक हुए जिसने की अपनी आत्मकथा खुद लिखा, एक बाबर और इसके साथ साथ में याद रखिएगा जहांगीर। जहांगीर ने भी जहांगीरनामा की रचना अपने से खुद से किया था और इसके साथ में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी की रचना किस भाषा में किया था? तुर्की भाषा में। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा किस वर्ष की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी में है 1562। 1562 में ही अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 में है, वास्को डिगामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? यानी वास्को डिगामा ने भारत में जो आए थे वो कहाँ पर आए थे? तो याद रखिएगा, ये केरल के कालीकट में आए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और साथ में याद रखिएगा, ये कब आए थे? 17 मई 1498 को केरल के कालीकट में आए थे। यहाँ का शासक था उस समय जमोरिन। और वास्को डिगामा किस देश से आए थे? तो ये भी याद रखिएगा, वास्को डिगामा पुर्तगाल से आए थे। और अगर महाद्वीप पूछे तो यूरोप महाद्वीप। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 में है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। 1664 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देश में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। ग्वालियर टैंक के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पलासी के युद्ध का मैदान जो है ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी में है। डी इज द करेक्ट आंसर। साथ में याद रखिएगा, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। पलासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और साथ में रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इस युद्ध में, पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। ये किस क्षेत्र में है? तो बंगाल में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 में है। 21 नंबर सवाल में 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला सवाल है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्वदेशी आंदोलन हुआ क्यों था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, इसलिए इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। अगला सवाल है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में देश द्वारा आयोजित की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती, ये ध्यान रखिएगा डेट, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। और ये किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। इसी संगठन के सदस्यों ने काकोरी में ट्रेन में डकैती डाला था, जिसको कि काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जानते हैं। ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगर हम लोग दोस्तों इसका जानना चाहें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय यानी कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 में है किस वर्ष में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा भारत में मजदूर आंदोलन का पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव 1924 से 1934 के बीच में पड़ा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में है किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, यानी भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 में है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट आंदोलन ये 1919 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये 1918 में हुआ था। और याद रखिएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था ये फरवरी में हुआ था, और जबकि खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये मार्च में हुआ था। तो पहले फरवरी आएगा फिर मार्च आएगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको हम लोग सुधारते हैं, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले चंपारण आएगा। चंपारण कहने का मतलब सबसे पहले 3 आएगा। तो देखिए 3 किस किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में 3 है। ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें पहले 2 आ गया है। पहले क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद क्या आएगा? तो उसके बाद जो आएगा उसके बाद आएगा अहमदाबाद मिल मजदूर, यानी कि 3 के बाद जो आएगा वो 4 आएगा। 3 के बाद ये 4 आया। उसके बाद क्या होगा? खेड़ा सत्याग्रह होगा, और ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था मार्च में, तो 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? रॉलेट एक्ट आएगा, 1 आएगा। तो 3 4 2 1 ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। 28 में इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? अलीपुर बम षड्यंत्र केंद्र में जो शामिल था वो थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 में है राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का जो अनुमोदन किया था ये वर्धा में किया था। वर्धा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? पहला है चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार, लॉर्ड वेलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, और चौथा है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा सही है। तो सही देखिए ये जो चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय के रूप में 1919 में थे, और रॉलेट एक्ट भी कब आया था? तो 1919 में थे। इस तरह से सही जोड़ा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष डैश में किया गया था। यानी महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, ये नारा जो दिया था मेहर यूसुफ अली ने दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा मेहर यूसुफ अली ने दिया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो किया गया था, याद रखिएगा, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल, पाल वंश का शासक था धर्मपाल, इसी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 में, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सर्वप्रथम गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। गांधी जी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बुनियादी शिक्षा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 में है। 34 नंबर सवाल में है, औरंगजेब के काल में कौन से यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब के समय में पीटर मुंडी यूरोपीय यात्री भारत आया था। पीटर मुंडी, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है पीटर मुंडी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 में है, 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से? तो ध्यान रखिएगा, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। देखिए मॉन्टेग्यू घोषणा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 में है, निम्नलिखित में से किसे काला यानी श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा यानी कि ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोग से पूछा जाए कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ध्यान रखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासकों ने करवाया था। गंग वंश के शासकों ने। और किस देवता को समर्पित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सूर्य को ये समर्पित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित किससे? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है किससे? भारतीय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 में है, चोल की राजधानी थी, चोल की राजधानी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, चोल की राजधानी तंजौर थी। चोल की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। तंजौर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोग से पूछा जाए चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और ये चोल क्यों फेमस है, तो ध्यान रखिएगा, नौसेना के लिए और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल शासक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 में, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाले पहले किसने किया था? यानी कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो ये जो करने वाले थे फर्डिनेंड मैगलन थे। और कब किया था? ये भी याद रखिएगा, 1519 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 में है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी, ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, प्रथम स्टेटस में कौन आते थे? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम स्टेटस में जो आते थे वो पादरी आते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पादरी प्रथम स्टेटस में आते थे। अगला सवाल 42 नंबर सवाल में है, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी। जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में है, नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद जो समर्थक था
वो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 में, तिलका मांझी का जन्म हुआ था। तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? शाही लीची का उत्पादन बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर में शाही लीची का उत्पादन होता है सर्वाधिक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 में, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखिएगा ये सेडान के युद्ध के बाद। और ये भी ध्यान रखिएगा सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था और इसी सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 में, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद के जो जनक माना जाता है वो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में है, क्वेश्चन नंबर 48 में है, 46 हो गया, 45, 44, उसके बाद 48 देखिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो हो ची मिन्ह थे, हो ची मिन्ह। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में, हिंद स्वराज नामक पुस्तक, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है लेखक गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 में, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 1838 में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह जो था ये लोथल में था। लोथल ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया था? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? ये संधि जो हुआ था इसको पुरंदर की संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है पुरंदर की संधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरंदर की संधि कब हुआ था इसको भी ध्यान रखिएगा, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुआ था। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है, रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? रानीगंज कोयला खान ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था ये जो शहर है ये जापान के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जापान ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण 1572 ईस्वी में करवाया था। 1572 में, और कहाँ पर करवाया था इसको भी ध्यान रखिएगा, ये करवाया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने 1572 ईस्वी में किया था गुजरात विजय के दौरान। गुजरात ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? दोस्तों पहले जान लीजिए असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू जो किया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और इस असहयोग आंदोलन का दूसरा नाम जन आंदोलन भी है, क्योंकि इसमें आंदोलनकारी के साथ साथ भारत के आम व्यक्तियों ने भी, आम जनों ने भी भाग लिया था, इसलिए इसको जन आंदोलन के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन को निलंबित किए जाने का मुख्य कारण था चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी जान लीजिए चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में, इनामी भूमि किसे दिया जाता था? इनामी भूमि दिया जाता था विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को। इनामी भूमि किसको दिया जाता था? धार्मिक और विद्वान व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में। अगला सवाल है, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह में प्रदर्शन करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? यानी नील की खेती करने वालों के विरोध में एक नाटक लिखा गया था, इस नाटक का नाम है नील दर्पण। इसके लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के जो लेखक थे वो दीनबंधु मित्र थे। दीनबंधु मित्र ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? तो ध्यान रखिएगा, राज्य अपहरण नीति जो ये लागू किया था भारत में, वो डलहौजी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग जानना चाहें लॉर्ड डलहौजी का गवर्नर के यानी कि वायसराय के रूप में कार्यकाल, तो 1848 से लेकर 1856 के रूप में इन्होंने गवर्नर जनरल के, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था 1848 से 1856 के दरमियान। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 में, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद भारत में बाबर ने एक नए वंश की शुरुआत की जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है मुगल वंश। तो पानीपत का प्रथम युद्ध सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 में है। अगला सवाल 13 नंबर सवाल में देखिए दिया है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध जो लड़ा गया था ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था अफीम युद्ध। ब्रिटेन और चीन ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 में है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, और ये पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है अकबर और हेमू। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अकबर और हेमू। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में, प्रसिद्ध कवि विल्हन किसके दरबारी कवि थे? तो 15 नंबर सवाल का जो सही आंसर होगा विल्हन, ये विक्रमादित्य 4 के, विक्रमादित्य आप आंसर याद रख सकते हैं, विक्रमादित्य 4 के ये दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में है, कोणार्क मंदिर देवता है? कोणार्क मंदिर का देवता यानी किस देवता का ये मंदिर है? कोणार्क सूर्य मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए में है सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये भी याद रखिए कोणार्क सूर्य मंदिर का दूसरा नाम ब्लैक पेगोडा है। और ये है कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, किस भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और कोणार्क का ये मंदिर का जो निर्माण करवाया है गंग वंश के शासकों ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत में ये 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? दोस्तों ये 7वीं नहीं होगा, इसको 5वीं कर लीजिएगा। ये 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो नालंदा में किया गया था। नालंदा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसको याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इसका स्थापना करने का श्रेय जाता है कुमारगुप्त को। गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त। इन्होंने 436 ईस्वी हो गई, ये 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 में है। 18 नंबर सवाल में है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी?
1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का यानी टकसालित मिंट किया गया था। किसके शासनकाल के दरमियान 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था? तो ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 में, 5वीं बौद्ध परिषद यानी 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन हर्ष के शासनकाल में किया गया था। हर्ष ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 ईस्वी में किया था। 1916 ऑप्शन नंबर ए में है। और कौन सी नदी था याद रखिएगा, साबरमती नदी के किनारे, है ना। यहीं पर सत्याग्रह के लिए इन्होंने प्रेरणा स्रोत और यहाँ से सत्याग्रह का पूरा प्लान तैयार किया जाता था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, गीत गोविंद का लेखक कौन है? गीत गोविंद के जो लेखक है वो जयदेव है। जयदेव ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 में, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 में, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने भेजा था राजा जय सिंह को। राजा जय सिंह ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 में है, गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां ये कुषाण काल में प्रसिद्ध हुई। कुषाण काल ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 में है, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? मद्रास ये सेंट जॉर्ज दुर्ग से संबंधित है। सेंट जॉर्ज दुर्ग ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ी गई थी। इसमें मराठाओं का जो तोपखाने का कमांडर था वो था इब्राहिम खान गर्दी। इब्राहिम खान गर्दी ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 में, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरुआत की थी, आरंभ की थी। अकबर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी ध्यान रखिएगा, मनसबदारी प्रणाली अकबर ने 1574 में शुरू किया था। कब? 1574 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 में, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? मुगल दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुगल बादशाह था अकबर। और कब करवाया था? 1572 में। 1572 में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल में, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश ये जो लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 में, कुतुब नुमा कंपास का व्यवहार यूरोप वासियों ने किससे सीखा था? कुतुब नुमा यानी कंपास का व्यवहार यूरोप वासियों ने अरबों से सीखा था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। जॉर्ज वाशिंगटन ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बस्तील का पतन किस दिन हुआ था? बस्तील का जो पतन हुआ था ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 में है, 1917 में
विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र है सोवियत संघ, जिसको कि अब हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। और इनके स्थान पे कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? तो वो अमेरिका शामिल हुआ था। कई बार ये भी सवाल पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो 1917 में किसके स्थान पर शामिल हुआ था? सोवियत संघ यानी रूस के स्थान पर शामिल हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 में है, हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इसमें से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हिटलर का जन्म 1800 कब हुआ था? 1889 में। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। जबकि हिटलर की मृत्यु यानी हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था, कब किया था? तो याद रखिएगा 20 अप्रैल 1945 को। और एक सवाल याद रखिएगा, हिटलर जर्मनी का चांसलर 1833 में बना था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 36 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 में, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह कथन वुड्रो विल्सन का है। वुड्रो विल्सन ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 में, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। तुर्की ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 में है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। गैरिबाल्डी ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 में है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 1838 में हुआ था। और ये संबंधित किससे है? वयस्क मताधिकारों से। वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार के लिए वहाँ के लोगों ने चार्टिस्ट आंदोलन किया था 1838 में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 में है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो याद रखिएगा, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 में बना। 1863 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 में है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन का गठन याद रखिएगा, अगर गठन पूछेगा तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। जबकि 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ था दोस्तों, और 3 फरवरी 1928 को महाराष्ट्र में साइमन कमीशन आया था। सवाल में पूछा गया साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो भारत 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 में है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून भंग करने का जो तिथि था वो था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में है, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन का जो निर्माण किया था वो निर्माण करने वाले थे जॉन के। तो जॉन के देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये भी ध्यान रखिएगा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किस वर्ष किया था? 1773 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। अगला सवाल 45 नंबर में है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में 1828 में किया गया था। 1828 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 में है, वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी को हराने वाला पहला भारतीय राजा है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय, इन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद
पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गौरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं। 47 नंबर सवाल में किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं में घुस आया था? तो ध्यान रखिएगा, ये इल्तुत के समय में मंगोल निवासी चंगेज खां भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 में 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, तालीकोटा का ही नाम राक्षसी तगड़ी का भी है या बन्नी हट्टी का युद्ध, ये तीनों एक ही युद्ध है। आप कह सकते हैं तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 में है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। 1764 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साथ में याद रखिएगा दोस्तों, बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि ये 1765 ईस्वी में हुआ था। इसी इलाहाबाद की संधि के द्वारा बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 में है, काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, फांसी किसे नहीं दी गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, खुदीराम बोस को फांसी नहीं दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में हुआ था। इसमें ट्रेन को लूटा गया था और ये ट्रेन लूट की घटना ही कहा जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने ये घटना को अंजाम दिया था। इसमें किसे फांसी नहीं दिया गया था? तो याद रखिएगा, खुदीराम बोस को इसमें फांसी नहीं दिया गया था। तो